हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ टू फिक्स चाइना एंड पाकिस्तान परमानेंटली। चलो देखते हैं भैया, ये वीडियो लगता है मजेदार होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पाकिस्तान को पहले ठोक देते तो कारगिल होता ही नहीं। आप इंतजार मत करिए कि लड़ाई होगी, जंग होगी, चीन जंग छेड़ेगा, पाकिस्तान जंग छेड़ेगा, तब आप इनको ठोकते रहिए। आप घास काटते रहिए, घास उगेगी उसके पहले आप इसको काटते रहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर शांति हो, आपका परिवार शांति से रहे, तो दूसरे मुल्क का घर जलना चाहिए, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। अगर आप चाइना के अंदर दिक्कत डाल देते पहले से, अगर आप चाइना के अंदर पहले प्रॉब्लम डाल देते तो चाइना अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, आपके बॉर्डर पे आके वो आंखें नहीं दिखाता आपको। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स डाल देते, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म डाल देते, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा कि वहां पे सिंधु देश, बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वाले, वहां पे पश्तून, इतने हथियार आप डाल देते पाकिस्तान के अंदर, इतने ज्यादा हथियार बारूद डाल देते, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच पाता? पाकिस्तान का एक ही इलाज है, हर गली मोहल्ले में वहां पे कश्मीर बना दो, हर गली मोहल्ले में। पाकिस्तानियों को यह पता लगना चाहिए कि उसने जो कश्मीर में करा है उसका कितना भारी दाम उसको देना पड़ रहा है। उस मुल्क का वजूद खत्म हो जाए, उस दिन आपके मुल्क में शांति होगी। सिर्फ 8 से लेकर 9,000 वीरगति को प्राप्त हुए जंग में, उसके अलावा जिसको हम शांति काल बोलते हैं, पीस टाइम, यह है शांति काल आपका, जहां पे हर दूसरे दिन या तो हरी वर्दी वाले को गोली लगती है या फिर खाकी वर्दी वाले को लोग, ये आपका शांति काल है। 3-4 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, अब आपको खबर आ जाएगी कश्मीर में फौजी शहीद हो गए। ये शांति काल है आपका। और ये पता शांति काल क्यों है? ये सो कॉल्ड कोट अनकोट शांति काल दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि यू आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, क्योंकि आप गांधीवादी हैं, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। तो खुश रहिए अपनी इस गलतफहमी में और दुश्मन आपको ठोकता रहेगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो तो उसके घर में क्रांति होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उसके घर में क्रांति हो जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी। बात तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि फौरी तौर पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना किस तरीके से स्टेटस को एंटी की बात हुई। स्टेटस को एंटी यानी कि जो चीन ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और फिर इंडियन आर्मी ने भी मजबूरन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक फॉरवर्ड पोस्चर लिया, तो बात यह हुई कि स्टेटस को एंटी यानी कि अप्रैल 2020 से पहले जो हम लोगों की पोजीशन थी वहां पे लोग चले जाएंगे। तो इंडियन आर्मी भी पीछे हटी है और हमसे तेज चीनी आर्मी पीछे हटी है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि चीन आया क्यों सामने, और इसके कई कारण भी हैं, लेकिन मैं 4-5 आपको कारण बता दूं कि सबसे पहले तो चीन को यह लग रहा था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको दूसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खासा ही खौफ खाता है चीन, क्योंकि अनस्टेबल समझते थे चाइनीज उसको कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बात है। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि चाइना को डर लग रहा था क्वाड से, और क्वाड ऑपरेशनल हो रहा था। क्वाड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनकी नेवीज लगभग साउथ चाइना सी, जो ट्रेड रूट्स हैं चाइना की, वहां पे एक्टिव हो रही थी। तीसरा कारण, कोरोना वायरस की वजह से चाइना की दुनिया भर में थू-थू हो रही थी, और शी जिनपिंग को लग रहा था कि उसका साम्राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है, जो आज भी हो रहा है बाय द वे। और चौथी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लग रहा था कि इंडिया को प्रॉप अप करा जा रहा है, इंडिया को ऊपर उठाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कि भारत जो है चीन को आंखें दिखाए और एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स, क्योंकि चीन सुपर पावर है एशिया का, तो इंडिया को भी ऐसा उठाया जाए कि इंडिया चीन के खिलाफ एक दूसरा, जिसको कहते हैं कि दूसरा बॉक्सर या दूसरा कोई बड़ा तगड़ा पहलवान खिलाड़ी एशिया के रीजन में खड़ा हो जाए। तो उसने बोला कि अगर हम इंडिया को टांग देंगे, अगर इंडिया को हम हरा देंगे जंग में, तो फिर एक बार फिर से चीन की हुकूमत बैठ जाएगी, फिर दुनिया भर को एक मैसेज मिल जाएगा कि चाइना से आपको पंगा नहीं लेना, चाइना से दो कदम दूर रहना है। अब दोस्तों, हुआ यह कि चीन आया वहां पे,
चीन किस तरीके से आया? आपने वो इमेजेस देखी होंगे ना, सैटेलाइट की इमेजेस, जहां पे टेंट वेंट दिखाए थे। जब भी लड़ाई होती है दोस्तों, तो ऐसे कोई नहीं आता, कोई टेंट नहीं लगाता खुले में, कोई अपने टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स कोई खुले में नहीं छोड़ता। उसका कारण है, आपने 100-200 टैंक खुले में छोड़ दिए। अगर इंडिया यहां से आर्टिलरी शेलिंग करता, यानी कि अपना तोपखाना खोल देता, तो उनके जितने भी टैंक्स है ना, उनका हलवा बन जाता। और अगर एक एयर बर्स्ट मार देता, जिसमें एयर बर्स्ट वो होता है जिसमें कि एक पूरा जो बॉम्ब है आता है और वो हवा में फटता है, जमीन पे लग के नहीं फटता, वो हवा में फटता है, कुछ खास एक ऊंचाई पे जाके फटता है। उससे नीचे के नीचे जितने भी इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे, पैदल सेना थी चीन की, वो साफ हो जाती। चीन कभी जंग करने आया ही नहीं था। जो गलवान की हम बात सुनते हैं, दौलत बेग ओल्डी की बात सुनते हैं, या फिर देप्सांग और भी मुख्तलिफ एरियाज हैं, इन सब की हम बातें सुनते हैं ईस्ट लद्दाख में। चीन कभी लड़ने आया ही नहीं था भारत। चीन आया था कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी करने, आंखें दिखाने, भारत को कोट एंड कोट उसकी औकात दिखाने के लिए। अब हुआ यह कि औकात चीन को दिख गई। गलवान हुआ, आप लगा लीजिए तकरीबन 15 जून 2020 को गलवान हो चुका था। जुलाई अगस्त उसके बाद जो कैलाश रेंजेस हैं उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। कैलाश रेंजेस जो हैं दोस्तों, वो चाइना में नहीं है, वो इंडिया के अंदर हैं। लेकिन इंडिया ने खाली छोड़ रखे थे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि हर एक पहाड़ के ऊपर आप फौजी नहीं बैठा सकते। वहां पे तो हजारों लाखों पहाड़ की चोटियां हैं। ना आपके पास इतनी फौज है, ना चीन के पास, ना अमेरिका के पास। दुनिया के अगर सारी फौजों को मिला लें, फिर भी आप पूरे लद्दाख की चोटियों पर लोगों को नहीं बैठा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो भारत ने भी नहीं बैठाया। लेकिन चाइना की एक है मोल्डो गैरिसन, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी साहब, जिसकी हाल ही में जो कोर कमांडर, 10th कोर कमांडर की टॉक्स हुई थी, मोल्डो गैरिसन के अंदर हुई थी। मोल्डो गैरिसन जो चाइना की जगह है, वो यहां पे है, और इधर है कैलाश रेंजेस। ये चीन में है मोल्डो गैरिसन, ये इंडिया में है। इंडिया ने अपने एरिया में चढ़ के अपने फौजी अपने एरिया में बैठा लिए और यहां से मोल्डो गैरिसन को सामने देखता रहा। जब इंडिया ने कैलाश रेंजेस खुद के एरिया में थे, उसके ऊपर जब भारतीय सैनिक चढ़ गए, उस दिन चीन को यह पता लग गया कि साहब ये जो फॉरवर्ड पोस्चर है हमारा, ये महंगा पड़ा है, अब हमें पीछे हटना पड़ेगा। पीछे क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि मैन फॉर मैन, यानी कि अगर एक चीनी सोल्जर था तो यहां पे हमने एक इंडियन सोल्जर खड़ा कर दिया। टैंक फॉर टैंक, यानी कि यहां पे अगर चीन का एक टैंक था तो हमने यहां पे एक चीन अपना इंडियन आर्मी का एक टैंक खड़ा कर दिया। एक फाइटर जेट अगर चाइना का था तो इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट था। अगर यहां पे उनकी एक आर्टिलरी गन थी, हमारी एक आर्टिलरी गन थी। जितनी फौजें चीन ने इकट्ठा करी, उतनी ही फौजें हमने भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया सामने। मिरर जैसे शीशे में होता है ना, आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो चाइना को भी दिखने लगा कि अगर हमने यहां पे 60,000 खड़े करे, इंडियन ने 60,000 करे, हमने 1 लाख खड़े करे, इंडियन ने 1 लाख खड़े कर दिए। अब क्या करता चाइना? मरता क्या ना करता? चाइना फंस गया। धीरे धीरे सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, और नवंबर में टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया। इंडिया नहीं करेगा ये। और चाइना के हाल हो गए बुरे। चाइना के दोस्तों इतने हाल बुरे हुए कि हर रोज हमें खबरें मिलती थी कि स्ट्रेचर उठ के जा रहे, क्योंकि चाइनीज आर्मी, आपको समझने की जरूरत है, चाइनीज आर्मी लार्जली कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। 40 to 50% ऑफ द चाइनीज आर्मी आर कॉन्स्क्रिप्ट्स, यानी कि इन लोगों को 3-4 साल के लिए चीन में चीनी फौज इनको लाती है। 3-4 साल के लिए इनका कुछ समय ट्रेनिंग में बीत जाता है और फिर उनको डालते हैं वहां पे कि आप जाओ यहां पे और आप थोड़ी देर के लिए डिप्लॉयमेंट रहो। उसके बाद उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको बिना पेंशन के बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, परमानेंट। ये जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जो 3-4 साल के लिए आते हैं, ये नहीं चाहते कि उस छोटे से पीरियड में इनकी जान खतरे में पड़े। और चाइना में एक और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की, कि हर एक घर में काफी साल तक, अब तो बंद हो गई है, काफी साल तक ये था कि साहब एक घर में एक ही बच्चा होगा। अब जिस घर में एक ही बच्चा है उस बच्चे को तो राजकुमार की तरह रखते थे वो लोग। और खासतौर से अगर लड़का हो गया तो चाइनीज में बड़ा शौक है, हमारे यहाँ भी होता है, चाइनीज में भी वही है कि भाई लड़का हुआ बहुत बड़ी बात है, तो उनको बचा के रखते थे। अब क्या हुआ कि इनका जो टर्नओवर था, यानी कि उनको हटाया जाता है ना वहां से, जिनका खत्म हो गया, 3 या 4 साल का पीरियड खत्म हो गया, तो उसको हटा दिया जाता है। इनका आ रहा था सितंबर में या अगस्त में हटना, 2020 की बात कर रहा हूं। अच्छा। ये सब सूरत हाल देखते हुए चाइना ने बोल दिया कि तुम नहीं हटोगे यहां से। अच्छा। तुम्हें अभी रहना है, तुम्हें वापस नहीं जाना अभी। अरे बाप रे। तो उनको डिप्रेशन हो गया। फिर ये हाल ही में चाइनीज न्यू ईयर था, तब उनको छुट्टी नहीं मिली। तो जो लोग कुछ समय के लिए फौज में आए थे, जो करियर सोल्जर्स नहीं थे, उनको आदत नहीं थी। दूसरी बात दोस्तों, इतने हाई एल्टीट्यूड पे 16,000 फुट पे, 15,000, 14,000 फुट पे, इनको आदत नहीं। चाइनीज आर्मी की डिप्लॉयमेंट कहां पे, पहले आप ये समझ लीजिए। चाइनीज आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहां पे नहीं है जहां पे हमारी है। चाइनीज आर्मी की डिप्लॉयमेंट बहुत पीछे जाके तिब्बत प्लेटू जो है,
एक सपाट जमीन है, उसके ऊपर चाइनीज आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, इनके अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, ये लोग वहां पे रहते हैं। और बाहर कौन आता है? बाहर आते हैं इनकी बॉर्डर पेट्रोल्स, जो इनकी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जैसे हमारी आईटीबीपी है या बीएसएफ है, उस प्रकार की इनकी फोर्सेस है। चाइनीज फौज रहती पीछे। अब हुआ ये कि जब इंडियन आर्मी ऊपर थी, चाइनीज यहां पे थे, आमने सामने टकराव हो रहा था और टेम्परेचर गिरना धीरे 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 कम होने लगा। कम होने लगा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर गिरता चला गया, गिरता चला गया। -10, -15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब माइनस में चल रहा है। और वहां पे हर रोज चाइनीज हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और अपने बीमार फौजियों को पीछे ले जा रहे हैं। चाइनीज की हालत खराब। अब आप बोलेंगे साहब, हिंदुस्तानियों की हालत क्यों नहीं खराब हुई, चाइनीज की क्यों खराब हुई? जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन आर्मी तो पिछले 30 साल से सियाचिन ग्लेशियर में है। गलवान की हाइट क्या है? 16,000। नीचे जो एरियाज है उनकी हाइट क्या है? 14,000। इंडियन आर्मी तो 21,000 फुट पे थी दोस्तों, 21,000 फुट पे। 1984 से है वहां पे इंडियन आर्मी। हम लोग तो ये जो एरिया है ईस्ट लद्दाख का, हम लोग यहां पे 1962 से पहले हैं। 1962 में जो मेरी ही रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी थी रिजांगला की, वो ईस्ट लद्दाख में तो लड़ी थी। तो ईस्ट लद्दाख में हम लोग पहले लड़ चुके हैं, हम लोग वहां पे हैं। चाइनीज आर्मी वहां पे नहीं है। तो उस हाइट में जहां पे ऑक्सीजन 25 से लेकर 30% कम होती है, उस हाइट में जहां पे अगर आप 5 कदम लें तो आपकी सांस फूल जाती है, आपको भूख नहीं लगती, चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, फ्रॉस्टबाइट हो जाती है, चिलब्लेन हो जाता है, पल्मोनरी ओडिमा हो जाता है, फेफड़ों पे आपके पानी भर जाता है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां पे कि इंसान वहां पे लड़ना तो बहुत दूर है, जीना वहां पे दूभर है। वहां पे चीनी फौज अचानक आ गई अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के। चीन को समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन आपने एक बात और नोट करी होगी दोस्तों, गलवान की जो लड़ाई हुई थी 15 जून 2020 के बाद, चाइना ने एस्केलेट नहीं करा मामला, क्योंकि चाइना को पता लग गया था कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। चाइना तो खुले में आया था ना, मैंने आपको बताया, चाइना आया था टेंट लगा के खुले में, हम आएंगे, चीनी आर्मी आएगी, सुपर पावर है, आंखें दिखाएंगे, थोड़े अपने डोले शोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी डर के भाग जाएगी। इंडियन आर्मी ने ठोक दिया इनको। अब चाइनीज के लिए भारी पड़ने लगा। चाइना देख रही है तब से कि कुछ यार फेस सेविंग हो जाए। फेस सेविंग यानी कि दोस्तों, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, किसी प्रकार से कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि हमारी जो बची कुची इज्जत है ना वो बच जाए, और दुनिया के सामने चीन का जो एक सुपर पावर होने का, एक महाशक्ति होने का जो भ्रम था वो बरकरार रहे और उस पर दरार ना पड़े और लोग बेइज्जती ना करें चीन की। तो किसी तरीके से फेस सेविंग डिवाइस मेथोडोलॉजी चीन को मिल जाए। तो चीन को मिली, धीरे धीरे चीन वहां से अब खिसक गया पीछे। क्या चीन दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या चीन दूसरे जगहों से डिसएंगेज होगा? अरुणाचल में फॉरवर्ड पोस्चर है साहब, सिक्किम में फॉरवर्ड पोस्चर है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हर जगह चीन ने फॉरवर्ड पोस्चर ले लिया। हर जगह से चीन पीछे हटेगा, हर जगह से। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल चीन नहीं आएगा या इसी साल चीन वापस नहीं आएगा। चीन दोबारा आएगा और इस बार चीन कुछ खास बहुत कड़वे सबक सीख के गया इंडियन आर्मी से। ज्यादा प्रिपेयर हो गया। वो सबक चीन सीखेगा, उसके बारे में पढ़ाएगा अपने सोल्जर्स को, अपने जनरल्स को, और फिर चीन बेहतर तैयारी के साथ आएगा। हमें भी जरूरत है कि हम बेहतर तैयारी करें। लेकिन दोस्तों मेरा ना फिर मन, दिल, दिमाग किसी और भी डायरेक्शन में जाता है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। और कहीं ना कहीं गलती हमारी, और हमें मानना चाहिए। थोड़ा सा दिल बड़ा करें अपना, दिमाग अपना खोलें और बाहर की हवा अंदर आने दें, दिमाग की रोशनी आने दें, फिर हमें पता लगेगा कि गलतियां हमारी भी हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती जो है, हम लोग बहुत डिफेंसिव हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। ये सब चीजें हमें खत्म कर देनी एक दिन। देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं। ये इंडियन आर्मी के भी ऑफिसर्स से, कुछ ऑफिसर हैं, सारे नहीं, कुछ ऑफिसर से बात करता हूं तो वो लोग हर समय कहते हैं कि वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी। हम अफगानिस्तान में क्यों जाएं? भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। ऐसी बात नहीं है कि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। डोगरा आर्मी के थे जनरल जोरावर सिंह, वो तिब्बत को खड़का कर आ गए थे, चीन तक पहुंच गए थे। वो क्या भारत में है? कंबोडिया में अंकोरवट के मंदिर हैं, कैसे पहुंच गया वहां पे अंकोरवट के मंदिर? ये चोलाज हैं, पांड्याज हैं, चेराज हैं। महाराजा रंजीत सिंह का आपने नाम सुना है? केसरी फिल्म देखी है ना आपने? केसरी फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है, द बैटल ऑफ सारागढ़ी। 4 सिख यूनिट का नाम है। ये 4 सिख पे असली घटना पे आधारित है ये केसरी फिल्म। केसरी फिल्म उस समय दिखाया है कि किस तरीके से हमारे सिपाही, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो कि इंडियन आर्मी थी उस वक्त, वो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह का तो साम्राज्य था अफगानिस्तान पूरा का पूरा। तो पूरे एशिया तक, आगे तक ये लोग गए थे। साउथ इंडिया में जो किंग्स थे, मैंने जिनका नाम लिया है, चेरा, पांड्याज, चोलाज,
इन लोगों ने कहां कहां राज नहीं करा, कहां कहां फौजें अपनी नहीं भेजी। तो देखिए, भारत तभी अंदर से स्थिर था जब भारत बाहर अटैक कर रहा था। आप अगर बोलेंगे साहब हम तो बहुत भले हैं और हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपके ऊपर हमला करेंगे। ये एक यूटोपियन आइडियोलॉजी है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है। कुछ लोग हैं इंडिया में जिनके दिमाग थोड़े से खराब हैं कि ये कहते हैं कि साहब एक परफेक्ट वर्ल्ड है, हमारा दूसरा है, यहां पे आप किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा, सब राम राम कह के हाथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता होना जरूरी है। तो ये अगर आप हाथ जोड़ेंगे कोई आपके हाथ काट देगा, और आपको समझना पड़ेगा आपके पास क्या चाह रहा है। आपके पास ये चाह रहा है कि सबसे पहले आप उसके हाथ काट दीजिए। यहां पे कोई दोस्त नहीं है, नहीं, वो हाथ यहाँ पे काटने कोई आए दोस्त तो नहीं है आप इस उसके दुनिया में। हाथ काट दो, पहले नहीं आपको अगर आए तो काट दो। चाहते हैं कि दुनिया आपकी दोस्त बने, तो जो मैं अक्सर कहता हूं, मैं दोबारा कहूंगा, भय बिन होए न प्रीत। आपको भय पैदा करना वो तो पड़ेगा। है। मेरी बात हो सकता है आप सब लोगों वो तो को कड़वी मोदी जी लगेगी, भी कह क्योंकि रहे थे आपको कि ना डर से इंग्लिश ही एजुकेशन बात की वजह से आपको ये बताया गया है कि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, पीस लविंग कंट्री। मुझे ये समझ में नहीं आता ये झूठ किसने सिखाया आपको। आप कभी इंडिया गेट गए हैं? गए होंगे ना आइसक्रीम खाने के लिए। दोस्तों, कभी इंडिया गेट जाइएगा। इंडिया गेट में आपको पता लगेगा जो नाम लिखे हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये लड़ाइयां हुई कहां थी? फ्रांस में, यूरोप के और मुख्तलिफ कोनों में, नॉर्थ अफ्रीका में, मेसोपोटामिया में, बर्मा में, पैसिफिक आइलैंड्स में। यहां इंडियन आर्मी लड़ी है, नॉन एक्सपेडिशनरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो वाकई बहुत अच्छा है। तो ये काफी एक डिफरेंट एंगल से भी बातें करते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया होता है, उससे दूसरा आइडिया भी आपको समझ में आता है, सुनने को मिलता है। तो फिर आप अपनी जो भी आपके हैं, तो आप दोनों को देख के देखते हो कि ठीक क्या है। तो इसमें तो वो ये कह रहे थे ना कि उनके पहले ही हाथ काट दो। तो एटलीस्ट मेरा बिलीफ तो ये नहीं है कि आप किसी के जाके हाथ पहले काटो। हाँ, वो आपके पास आ रहे हैं इस इंटेंशन से आपको हार्म करने के लिए, आपके हाथ काटने के लिए, तो फिर आप बिल्कुल रुको नहीं और उनके हाथ काट दो। पर आप जाके किसी के हाथ काट दो, वो पता नहीं, मेरा दिल तो मानता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कोई गंदा इंटेंशन किया है या कोई गंदे एक्शंस किए हैं तो। पर अगर कोई कुछ कर नहीं रहा तो जाके फिर हाथ काटने का मतलब बनता नहीं है। एटलीस्ट मेरी ये तो थिंकिंग है। और दूसरी ये थिंकिंग है, जैसे कई बार शेयर भी किया हमने वीडियोस में, कि अगर कोई आपके कंट्री आ रहा है एरिया लेने के लिए, तो अगर ऐसी बात है तो आप उनका एरिया लो, और अगर पीस टॉक हो रही है तो होए, पर जो एरिया ले लिया है वो वापस नहीं देंगे। वो होना चाहिए, उनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि भैया बातचीत हो गई, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे पीछे चले गए। जो ले लिया वो ले लिया, ताकि अगली बारी अगर तुम अटैक करोगे तो 10 बारी सोचोगे कि अगर हम हार गए तो हमारा फिर नुकसान होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजों पे हम बिलीव करते हैं। राइट, तो अच्छा वीडियो था, और बिल्कुल वही है कि डिफेंसिव अच्छी बात है, शांति अच्छी बात है, मगर हमारा सोच थोड़ी सी अलग है। उससे ये है कि अगर आप अटैक करते हैं तो हम जो है, जब आपको रिपेल करेंगे तो आपका एरिया भी ले लेंगे, काफी हद तक आपका एरिया ले लेंगे और फिर वहीं जमे रहेंगे। उसके बाद अगर आप फिर अटैक करते हैं तो आपका और एरिया ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी एग्रेसर है उसको ये पता होना चाहिए कि वो हारेगा, और हारेगा तो उसकी धरती जाएगी, उसका नुकसान होगा। उससे उसे 1000 बार सोचेगा पहले फाइट करने से पहले कि अगर मैं फाइट करता हूं तो मेरा और एरिया जाएगा, और हम उसके एरिया को छोड़ के वापस नहीं आएंगे, वो हमारा हो गया, बाउंड्री बदल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने शुरुआत की थी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो हमारा ये थॉट है। मगर इन्होंने अच्छा बताया जो रीजंस थे, और इसमें मेरे ख्याल से एक वार्निंग भी दी है, जो मैं भी एग्री करता हूं कि जब तक चाइना का जीडीपी इंडिया से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है, 4 टाइम्स उनका ज्यादा है इंडिया से, और अगर वो आगे बढ़ता चले जाएगा और इंडिया अगर उसे कैचअप नहीं कर पाएगा और इंडिया का जीडीपी उसे मैच नहीं करेगा, तो वो लोग कोई ना कोई एडवेंचर जरूर करेंगे। वो कोई ना कोई जो है इंडिया पे अटैक जरूर करेंगे। क्योंकि आप हिस्ट्री को देखिए कि पहले चाइना कितना छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया है, और जिस तरीके से अगर उसका जीडीपी बहुत बढ़ता गया तो उसमें जीडीपी का जो परसेंटेज जो अपने डिफेंस बजट में जाते हैं वो बढ़ता चला जाएगा, उनके सोल्जर्स और उनके इक्विपमेंट स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और वो अपना एक्सपेंशन करते रहेंगे। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि हमें ग्रो करना है, डबल डिजिट्स में 10% से ज्यादा ग्रो करना है, अपने जीडीपी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है,
चाइना से कंपेरेबल करना है, जिससे तभी टक्कर दे सकते हैं। अगर आपका जीडीपी एज बिग एज चाइना है तो उनको पता है कि इससे फाइट कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी कंट्री जिसका जीडीपी चाइना के इक्वल ही है ऑलमोस्ट, या चाइना से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो क्या फाइट करेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री से। वही एक चीज है जिससे चाइना फाइट नहीं करेगा, पीछे हट जाएगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट भी देखना है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।